हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 हमने शुरू करा था, जिसमें हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी। 2 पॉइंट्स हैं उसमें। फिर हमने एक्सेप्शन शुरू करा, जिसमें से हमने पहला एक्सेप्शन करा स्टॉक। तो याद रखना, स्टॉक को कैपिटल एसेट माना नहीं गया है, और क्योंकि स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है इसलिए स्टॉक के ट्रांसफर पे कभी भी कैपिटल गेन नहीं आता है। स्टॉक के ट्रांसफर पे आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा। अच्छा, सेकंड है हमारा पर्सनल आइटम्स। क्या कहा मैंने? पर्सनल आइटम्स। ठीक है, पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनना सब बहुत ध्यान से। देखो, ध्यान से मेरी बात सुननी है सबने। अच्छा, उसने क्या कहा है? उसने कहा अगर आपके पास कोई पर्सनल आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि मूवेबल नेचर की है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके पास कोई पर्सनल आइटम्स हैं ऑफ मूवेबल नेचर, तो याद रखना उन्हें कैपिटल एसेट माना नहीं गया है, और उनके ट्रांसफर पे कभी भी कैपिटल गेन अराइज नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी चीजें। आपके घर पे रेफ्रिजरेटर है, पर्सनल आइटम है मूवेबल नेचर की। टीवी है, वॉशिंग मशीन है ना, माइक्रोवेव है, आपकी वॉच, आपके क्लोथ्स यानी एपरल्स। मुझे बताओ ये सब क्या है? ये सब आपकी पर्सनल आइटम्स हैं, पर्सनल नेचर की आइटम्स हैं, और सबकी सब मूवेबल है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कल को, मुझे एक बात बताओ, मैंने अपना ये सारा पुराना सामान एक कबाड़ी वाले को दे दिया, पर्सनल नेचर की आइटम्स हैं, मूवेबल नेचर की हैं, कबाड़ी वाले को बेच दिया, ठीक है, तो उन्होंने कहा इसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फॉर द सिंपल रीजन कि इन आइटम्स को कैपिटल असेट माना नहीं गया है, और क्योंकि कैपिटल असेट नहीं है तो इनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करता। ठीक है, हाउएवर इसके भी ना कुछ एक्सेप्शंस हमें दे रखे हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हमें दे रखे हैं। क्या कहा है? हाउएवर द फॉलोइंग असेट्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज personal effects although these assets are movable and held for personal use by the assessee। मतलब पता है क्या? ये 6 चीजें हैं। उसने कहा ये 6 चीजें although पर्सनल नेचर की हैं, although मूवेबल नेचर की हैं, फिर भी इनको कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा, और जब सॉरी इनको कैपिटल असेट माना जाएगा और इनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज करेगा। तो मेरे को बताओ जरा, वैसे रूल क्या है? जितनी भी पर्सनल नेचर की आइटम्स होती हैं जो मूवेबल होती हैं, उन्हें कैपिटल असेट माना नहीं जाता। मैं आपको इस रूल के एक्सेप्शन करा रहा हूं। मतलब 6 आइटम्स हैं जो पर्सनल भी हैं, मूवेबल भी हैं, फिर भी उनको कैपिटल असेट माना गया है और उनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आएगा। कौन सी ये 6 आइटम्स है? सिंपल सिंपल याद रखना। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वेलरी, ये याद रखना, क्योंकि इस पे हमारा क्वेश्चन जनरली आ जाता है। तो याद रखना, ज्वेलरी पर्सनल नेचर की आइटम है, पर्सनल नेचर की आइटम है, और बताओ मूवेबल भी है।
वैसे जनरल रूल तो ये है कि पर्सनल नेचर की आइटम जो मूवेबल होती हैं उन्हें कैपिटल असेट माना नहीं जाता, लेकिन ज्वेलरी ऑल्दो पर्सनल है, ऑल्दो मूवेबल नेचर की है, फिर भी उसको कैपिटल असेट माना गया है, और क्योंकि कैपिटल असेट है उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ना जरा एक आधा एग्जांपल यहां पर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो आप ना एग्जांपल मेरे साथ लिखोगे, जरा एग्जांपल लिखने, जरा एक दो एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूं। एग्जांपल 1 लिखना। मुझे एक बार बताना, एक पर्सन है मिस्टर ए, जिसका बिजनेस ही किस चीज का है? परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी का। उसका बिजनेस है परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी का। ठीक है, अब मुझे यह बताना, उसने ज्वेलरी का करा ट्रांसफर। मुझे यह जानना है ज्वेलरी के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आएगा या नहीं? क्या कहते हो? पता है ज्वेलरी के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। ज्वेलरी के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि याद रखना, मिस्टर ए का क्योंकि बिजनेस ही परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी का है, तो मिस्टर ए के लिए ज्वेलरी पर्सनल नेचर की आइटम तो है ही नहीं ना। उसके लिए तो ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसके लिए तो ज्वेलरी क्या है? स्टॉक। और स्टॉक के ट्रांसफर पे कभी भी कैपिटल गेन नहीं आता। क्यों? बिकॉज स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो बताओगे फिर ज्वेलरी के ट्रांसफर पे क्या आएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। याद रखना, कौन सी ज्वेलरी को कैपिटल असेट माना गया है? जो पर्सनल नेचर की है एंड मूवेबल है। जो बिजनेस से रिलेटेड है वो तो कैपिटल असेट नहीं है ना, क्योंकि वो तो आपके बिजनेस का क्या है? स्टॉक। और स्टॉक के ट्रांसफर पे कभी भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, बिकॉज स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। अच्छा, एक दो एग्जांपल्स और दूं आपको, देखो लिखना जरा एक एग्जांपल और। अच्छा, अब ये मेरे को बताओ, मिस्टर ए है, ठीक है, उसकी ना एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपनी फैमिली समेत रहता है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब उसने अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी। मुझे यह जानना है, क्या इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आएगा या नहीं? तो बताओगे ये सेकंड वाला जो एक्सेप्शन है वो क्या कहता है? पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर को कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब पर्सनल नेचर की आइटम है, लेकिन 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 इमूवेबल नेचर की है। इमूवेबल नेचर की। और पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर को कैपिटल असेट नहीं माना गया है, लेकिन पर्सनल आइटम ऑफ इमूवेबल नेचर को कैपिटल असेट माना गया है, और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना हमारे पहले दो एक्सेप्शंस मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुए हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको थर्ड एक्सेप्शन करा रहा हूं, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। ये आप मेरे साथ साथ ना जरा, मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, वो आप जरा मेरे साथ साथ लिखोगे। देखो, पता है क्या, सुनो, थर्ड एक्सेप्शन, पता है इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड, इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड दो तरह के होते हैं।
एक होता है रूरल, मतलब जो गांव में होता है, और एक होता है अर्बन, जो शहरों में होता है। तो उन्होंने कहा है कि जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है ना, उसे उन्होंने कैपिटल असेट कंसीडर नहीं करा है, और क्योंकि कैपिटल असेट नहीं है तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। हाउएवर, अगर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसे कैपिटल असेट माना गया है, और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन भी क्या करता है, अराइज करता है। तो एक बात पहले याद रखो, एग्रीकल्चरल लैंड्स कितने तरह के हैं? दो, रूरल और अर्बन। रूरल को कैपिटल असेट माना नहीं गया है, और क्योंकि रूरल कैपिटल असेट नहीं है तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं आता है। हाउएवर, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल असेट माना गया है, और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज करेगा। लेकिन पता है, सोचने वाली बात यहां पर यह आती है कि कैसे पता चलेगा कि कोई लैंड रूरल है, कोई लैंड अर्बन है। उसके लिए ना आपको कुछ लिमिट्स स्पेसिफाइड है। क्या लिमिट स्पेसिफाइड है, जरा आप में एक बात समझोगे। लिखो, केस वन, केस वन है इफ पॉपुलेशन is more than 10 lakh, if population is more than 10 lakh। अच्छा, मैं आपको ना एक डायग्राम छोटा सा बना के बता रहा हूं, बात समझना। देखो, पता है ये ना, ये हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या है, दायरा। इस दायरे की जो जनसंख्या है ना, दैट इज मोर देन 10 लाख। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो आप ना इस लिमिट से 8 किलोमीटर का रेडियस देखो। कितने किलोमीटर का रेडियस? 8 किलोमीटर का। आठ किलोमीटर का रेडियस देखो। तो मेरे को दोबारा बताओ, अगर अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का की पॉपुलेशन, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा है, और कितना दायरा देखना है, 8 किलोमीटर का दायरा। अब सुनो, उन्होंने कहा अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और आपके पास कोई लैंड, ध्यान से सुनना, आपके पास कोई लैंड 8 किलोमीटर के दायरे के बाहर सिचुएटेड है, अंदर नहीं। आपके पास कोई लैंड 8 किलोमीटर के दायरे के बाहर सिचुएटेड है, तो याद रखना वो लैंड क्या माना जाएगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो मुझे एक बार बताओ, याद रखने वाली बातें दो हैं, कौन कौन सी दो? पॉपुलेशन और दायरा। बताओ पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से ज्यादा, और दायरा 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर के दायरे के बाहर जो लैंड है रूरल, अंदर जो लैंड है अर्बन। तो मेरे पास अगर यहां पर कोई लैंड है तो वो लैंड क्या कहलाएगा बताओ, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो पहला, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख एंड land is situated outside 8 किलोमीटर्स, तो वो लैंड क्या होगा बताओ, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है और लैंड 8 किलोमीटर के दायरे के बाहर है, तो वो आपका लैंड क्या होगा, रूरल, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस, ये तो पहला केस हुआ। देखने वाली बात है मेरी,
केस टू, केस टू है इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट लेस देन इक्वल टू 10 लाख। चलो फिर से डायग्राम बना लो। ये आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है, इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट लेस देन इक्वल टू 10 लाख है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखना है आपको 6 किलोमीटर का दायरा, 6 किलोमीटर का दायरा देखोगे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे से 6 किलोमीटर का रेडियस देखना है और 6 किलोमीटर के बाहर जो लैंड है ना आपका, वो कहलाएगा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक एंड लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड 6 किलोमीटर्स, तो वो लैंड आपका बताओ क्या है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो 2 केस करें, बस ना इसमें 2 बातें याद रखना, पॉपुलेशन और दायरा। तो पहला केस था अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो कितना दायरा देखना है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के बाहर जो लैंड रूरल, अंदर जो लैंड अर्बन। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक, तो उस केस में दायरा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के बाहर रूरल, अंदर अर्बन। अच्छा अब आता है केस 3। केस 3 है इफ पॉपुलेशन exceeds 10,000 but up to 1 lakh, फिर से बनाओ, ये आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है, इसकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है बट लेस देन इक्वल टू 1 लाख है। तो इस केस में आपको 2 किलोमीटर का रेडियस देखना है, 2 किलोमीटर का रेडियस देखना है। तो 2 किलोमीटर के रेडियस के बाहर जो लैंड सिचुएटेड है वो क्या होगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, वो कहलाएगा आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो लिखो ऊपर, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख एंड लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड, बताओ आउटसाइड 2 किलोमीटर्स, तो वो लैंड आपका क्या कहलाएगा, रूरल। ठीक है, तो ना मुझे अभी तक फिलहाल 3 केसेस क्लियर हुए। कौन कौन से 3, पॉपुलेशन और लिमिट। मेरे को बताओ पहला केस क्या था, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा तो दायरा 8 किलोमीटर, पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा बट 10 लाख तक तो 6 किलोमीटर, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा बट अप टू 1 लाख, तो उस केस में 2 किलोमीटर का दायरा, दायरे से बाहर रूरल, दायरे के अंदर अर्बन। और इसमें केस 4 जो हमारा आता है, केस 4 है इफ पॉपुलेशन इज लेस देन इक्वल टू 10,000। तो उस केस में तो खैर सिंपल ही है, ये आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसके दायरे की पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है। तो याद रखना यहां पर कोई लिमिट नहीं है, इस दायरे के बाहर जो भी लैंड होगा वो क्या कहलाएगा बताओ, रूरल। इसका मतलब मुझे एक बात समझ आई, अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे की पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है ना, तो सारा लैंड रूरल ही होता है, दायरा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी if population is less than equal to 10,000, every land is rural agricultural land, every land is rural agricultural land। ठीक है, चलो मैं आपको ना इसका एक चार्ट बना के बता देता हूं, मेरे साथ साथ ना एक चार्ट बनाओगे। चलो एक काम करो, जरा एक काम करो, 2 कॉलम्स बनाओ,
2 कॉलम्स, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और किलोमीटर। तो मुझे बताओ, पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो दायरा 8 किलोमीटर का चलेगा। पॉपुलेशन अगर, सेकंड क्या था, पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज्यादा है बट लेस देन इक्वल टू 10 लाख तो 6 किलोमीटर का चलेगा। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट लेस देन इक्वल टू 1 लाख तो 2 किलोमीटर का। और अगर पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 10,000 है तो उस केस में कोई दायरा नहीं है। ठीक है, तो इस दायरे के बाहर रूरल, इस दायरे के अंदर अर्बन। ठीक है, तो बस ये बना लेना, काम आएगा आपको। तो इस तरीके से पता चलता है कि कोई लैंड रूरल है या कोई लैंड अर्बन है। ठीक है, ये बना लो। 2 चीजें याद रखनी है बस, पॉपुलेशन और किलोमीटर्स। ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो बस लास्ट हमारा जो एक्सेप्शन इसमें रहता है वो क्या है, डी पॉइंट पढ़ो, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। तो इनको भी कैपिटल असेट माना नहीं गया है और इनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। तो पहले 3 पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, फोर्थ वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से आज जितना हमने डिस्कस किया क्लियर हुआ सबको, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।